बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप गुज़िश्ता लगभग एक डेढ़ हफ्ते से सऊदी अरब पे बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं, और वजह यह है कि वो ये चाहते हैं कि सऊदी अरब अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर, ख़ास तौर पे जो खित्ते में अरब ममालिक हैं उनको सबको साथ मिलाकर ईरान के ऊपर हमलावर हो जाए और बाकायदा जंग का ऐलान कर दे। डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई और रास्ता बचा नहीं है। देखें, यूरोप डोनाल्ड ट्रंप की बात मान नहीं रहा। यूरोप को ये पता है कि इस लड़ाई के नतीजे में यूरोप को अमेरिका के हाथों लंबे अरसे तक ब्लैकमेल होना पड़ेगा, क्योंकि रशिया से पहले ही वो ऑयल और गैस नहीं ले रहे, उन्होंने बहुत कम कर दी है, बल्कि लगभग ख़त्म कर दी है। उनकी अपनी ज़रूरत जो है वो पूरी नहीं हो रही, और अगर गल्फ़ से भी उनको ये मिलना बंद हो जाती है, खलीजी ममालिक में ये जंग लग जाती है और लंबी चलती है, तो फिर उनके पास कोई और रास्ता नहीं होगा डोनाल्ड ट्रंप की हर बात मानने के अलावा, क्योंकि फिर अमेरिका उनको तेल फराहम करेगा। ज़रूरत तो उनकी बड़ी मुश्किल से पूरी होगी, लेकिन उनकी प्रोडक्शन को नुकसान पहुंचेगा, उनकी मईशत बहुत बुरी तरह शेक हो जाएगी। वो तो साथ खड़े नहीं हो रहे, बहुत सारे और मुल्क हैं वो भी साथ खड़े नहीं हो रहे। यानी जापान ने और साउथ कोरिया ने भी कोई पल्ला नहीं पकड़ाया डोनाल्ड ट्रंप को। तो अब डोनाल्ड ट्रंप अरब ममालिक को इस लड़ाई में घसीटना चाहता है। अगर अरब ममालिक अपने इत्तेहादियों के साथ इस लड़ाई में कूद जाते हैं तो सूरत हाल काफ़ी मुश्किल हो जाएगी ईरान के लिए भी, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए फिर रास्ता निकलेगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता बाकी ममालिक को भी इस लड़ाई का हिस्सा बनाए। तो इसलिए सऊदी अरब के ऊपर बहुत दबाव डाल रहा है, लेकिन सऊदी अरब पूरी कोशिश कर रहा है कि वो इस लड़ाई से अपने आप को बाहर रखे। और शायद इसी वजह से मोहम्मद बिन सलमान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की है, और ख़ास तौर पे उस वक्त इस्तेमाल की है जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के सरमायाकारों से खिताब कर रहे थे। ये बड़ा हद तक अमेज़ रवैया है, और ये वो फ्रस्ट्रेशन है कि सऊदी अरब बात क्यों नहीं मान रहा। सऊदी अरब को चाहिए कि वो हमारे साथ मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़े, लेकिन गल्फ़ ममालिक को ये बात समझ आ गई है कि अगर वो ईरान को मारेंगे तो ईरान उसी तरह वापस मारता है जब वो अमेरिका के 13 अड्डे तबाह कर चुका है। देखें, ये अड्डे कहीं छुपे हुए तो नहीं थे, ये सऊदी अरब के अंदर हैं, यूएई के अंदर हैं, बहरीन के अंदर हैं, कतर के अंदर हैं, ओमान में भी है, इसके अलावा कुवैत में है, उर्दन में है। तो ये जितने भी अड्डे हैं ये इन्हीं ममालिक के अंदर हैं। इन अड्डों की तबाही इन्होंने अपनी आंखों से देख ली है अरब ममालिक ने। तो उन्हें यह आइडिया हो गया है कि जो अमेरिका अपने फ़ौजी अड्डे नहीं बचा सका ईरान से, वो हमारी इमारतों को, हमारी पब्लिक को, हमारी तनसीबात को, या हमारी जो ऑयल की रिफाइनरीज हैं उनको ईरान के मिज़ाइलों से कैसे बचाएगा। और ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। अगर ईरान के अंदर तबाही होती है तो वो जवाबन तबाही करेगा खित्ते के अंदर, और उसको ये जवाब भी मिल जाएगा कि क्योंकि सारे अरब मुल्क मेरे से लड़ रहे हैं, लिहाजा मैं इनके ऊपर भी उसी तरह अटैक कर सकता हूँ। तो अरब जो हैं वो अब गुरेज कर रहे हैं लड़ाई से, अभी तक तो वो इसके अंदर नहीं उतर रहे। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर इतना बढ़ गया है कि उसने अपने फॉलोअर्स को ये मशवरा दिया है कि वो फॉक्स न्यूज़ देखें। फॉक्स न्यूज़ वो वाहिद चैनल रह गया है जो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में सपोर्ट करता है। हालांकि जब बाकी सारे चैनल सपोर्ट करना छोड़ भी दें तब भी फॉक्स न्यूज़ सपोर्ट करता रहता है। उसने इलेक्शन में भी बहुत सपोर्ट किया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक दौर में ये बात भी कही थी कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो फॉक्स न्यूज़ देखते हैं और मुझे वोट डालते हैं। ये बहुत पुरानी बात है, पिछले इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही थी, मुझे आज भी याद है। ईरान में ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारियां अमेरिका बहुत तेज़ी से कर रहा है। पेंटागन से जो रिपोर्टें आई हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वाशिंगटन पोस्ट ने इसके बारे में लिखा भी है, और इस हवाले से जो डेवलपमेंट है वो ये है कि पेंटागन ईरान में ज़मीनी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है। ये वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है। हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, फ़ौजी तैनाती की कोई मंजूरी नहीं दी, लेकिन बड़े पैमाने पर अमरीकी फ़ौजियों को खित्ते में पहुंचाया जा रहा है। पहले हज़ारों फ़ौजी पहुंचाए गए, हज़ारों फ़ौजी रस्ते में हैं, और 10,000 फ़ौजियों के बारे में एक हफ्ते के अंदर मज़ीद फैसला किया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका को बहुत बड़े पैमाने पर फ़ौज ले जानी पड़ेगी, लेकिन अमेरिका के अंदर ही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान के अंदर महदूद पैमाने पर ज़मीनी ऑपरेशन करके फटाफट वहाँ से निकल जाएगा। देखिए, ईरान के अंदर अमेरिका का घुसना तो अमेरिका की मर्ज़ी से होगा, लेकिन वहाँ से अमेरिका जब निकलेगा तो उसमें ईरान की मर्ज़ी शामिल होगी। यानी ईरान अगर निकलने देगा तो वो निकलेंगे। आप ज़मीन के ऊपर तो उतर सकते हैं, लेकिन ज़मीन से वापस उड़ने के लिए आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अमेरिका कुछ चीज़ें ढूंढ रहा है। मिसाल के तौर पे अभी तो अमेरिकन की जो सेंट्रल कमांड ने इस बात की तस्दीक की है कि अमरीकी जंगी बहरी बेड़ा USS ट्रिपोली
3500 सेलर्स और मरीन्स को लेकर मशरिक वस्ता पहुंच गया है। इससे पहले एक बेड़ा जो है अमेरिका का वो खड़ा हुआ है यूनान के करीब पानियों में, और वहाँ उसकी मरम्मत हो रही है। उसके अंदर जो सेलर्स थे वो ज़ख्मी हो गए, उनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तो अमेरिका को नुकसान बेचारे को काफ़ी हुआ, बहुत सारी चीज़ों में नुकसान हुआ। एक नुकसान उसको ये भी हुआ। अभी एक बहुत भारी नुकसान अमेरिका का हुआ, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कल का दिन जो था वो अमरीकी हुकूमत के लिए या वाइट हाउस की इंतज़ामिया के लिए बड़ा खौफनाक दिन था। कल के दिन में बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ होगी। एक तो अमेरिका के अंदर नो किंग्स मूवमेंट चल रही है, और उसमें कल पूरे अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हुए। अमेरिका की हर स्टेट के अंदर अमेरिकन बाहर निकल आए। और देखें कैसा मुल्क है कि वहाँ पे कोई जबरी तौर पे लापता नहीं हुए लोग, वहाँ की फ़ौज ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया, लोगों को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार नहीं किया गया, लोगों के घरों में छापे नहीं मारे गए, लोगों की इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया गया, उनकी गाड़ियाँ नहीं तोड़ी गई, ख़वातीन को सड़कों पर नहीं घसीटा गया, बच्चों को हरासा नहीं किया गया। ये चीज़ें अमेरिका में नहीं, पाकिस्तान में की हैं। पाकिस्तान की फ़ौज ने और पाकिस्तान के इदारों ने मिलकर आसिम मुनीर साहब के इशारे पे ये सब कुछ किया पाकिस्तान में, लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं किया गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है, वो दुनिया में जहां दिल करता है जो मर्जी करता है, लेकिन अपने मुल्क में नहीं कर पाता। वो अपने मुल्क में वो जमहूरियत है, वहां पे आज़ादी इज़हार राय है वहां पे। तो वहां पे बड़े पैमाने पे लोग निकले और बड़ा दबाव है डोनाल्ड ट्रंप पे और मौजूदा हुकूमत के ऊपर कि वो मिड टर्म इलेक्शन भी नहीं जीत सकती और दोबारा उनका इक़्तिदार में रहने का कोई इम्कान भी नहीं है, और इनके साथ होगी भी बहुत बुरी जब ये इक़्तिदार से निकलेंगे। ये उन्हें दिखाई दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से कह चुका है। अब सऊदी अरब के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का। मैं आपको कह रहा हूं ना कि ये जो 28 तारीख थी बड़ी खौफनाक थी अमेरिका के लिए। इससे पहले मैं रिपोर्ट कर चुका हूं, लेकिन पहले इतना अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा नुकसान हुआ होगा। प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर जो हमला हुआ है उसमें $1 अरब से ज्यादा मालियत का एक अमरीकी कमांड तैयारा तबाह हो गया है, और इसके अलावा 3 वो तैयारे तबाह हो गए हैं जो रीफ्यूलिंग करते हैं, और वो भी बड़े कीमती तैयारे हैं। यानी जो तैयारा तबाह हुआ, मेन तैयारा E3 एवॉक्स तैयारा जो तबाह हुआ, ये लड़ाई में बहुत मदद करता है, पूरा जो फ़िज़ाई ऑपरेशन है उसमें मदद करता है अमेरिकन एयरफोर्स की, और ये आगाह करता है किसी भी हमले के हवाले से, किसी भी मिसाइल के हवाले से। तो ये बड़ा कमाल और बड़ा एक्सीलेंट किस्म का तैयारा है जिसको तबाह कर दिया। और इस तैयारे के बिल्कुल मिड में आके इसराइली ड्रोन था या मिसाइल था, वो बिल्कुल आके इसके पेट में लगा, बीच में से तैयारा ही दो कर दिया। और अब इसकी ईरान ने वीडियो भी जारी कर दी है, तस्वीर भी जारी कर दी है। उसके अंदर अगर आप देखें तो ये तैयारा तो रिपेयरेबल ही नहीं है, बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद करके कचरा बना दिया तैयारे को। अब वो स्क्रैप में बिक सकता है और कुछ नहीं हो सकता इस तैयारे का। तो एक तो ये अमरीकी तैयारा बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। इसके अलावा 3 दीगर तैयारे अमेरिका के जिनकी मालियत 80 मिलियन अमरीकी डॉलर्स है, वो 3 तैयारे भी तबाह कर दिए। और वहाँ पे अमरीकी फ़ौजी भी बहुत बड़े पैमाने पे थे, वो ज़ख्मी भी हुए हैं। अब अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए या नहीं हुए इस हवाले से अभी तक कोई इतला नहीं है। तो अमेरिका के पास जो है वो अब तैयारों की कमी होती जा रही है, एक एक करके उनके तैयारे गिरते जा रहे हैं और ज़मीन के ऊपर भी तबाह होते जा रहे हैं। तो 4 आप ये शामिल कर लें, 16 पहले ब्लूमबर्ग ने बताए हुए थे, एक थोड़े दिन पहले ईरान ने बताया था, तो ये तो कोई 2 दर्जन के करीब नंबर पहुंचने वाले हैं। अमेरिकन तैयारों के गिरने की रफ्तार इंडियन तैयारों के गिरने की रफ्तार से भी शायद ज़्यादा बनती जा रही है। और हैरत अंगेज तौर पे वो मुल्क अमरीकी तैयारों को तबाह कर रहा है जिसकी अपनी कोई प्रॉपर एयरफोर्स ही नहीं है। यानी ईरान के पास तो कोई प्रॉपर एयरफोर्स नहीं है। अगर रशिया से लड़ते जिनके पास अपनी एयरफोर्स है, या चाइना से लड़ते जिनके पास अपनी एयरफोर्स है, तो फिर सोचिए कि आप कितना नुकसान होता अमेरिका को, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। नादरीन, रूस ने इस वक्त एक बड़ा कदम उठाया। देखें, रशिया पैसा तो कमा सकता है तेल बेच के, और उसने पहले कमाया भी है पैसा, और वो आइंदा भी पैसा कमाएगा। तेल और गैस के ज़खायर तो उसके पास ही रहेंगे ना, उन पे तो कोई कब्जा करने नहीं जा रहा। लेकिन इस वक्त अमेरिका पे शदीद दबाव है आलमी सतह पे बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का। तो अमेरिका ने रशिया के ऊपर से पाबंदियां उठवा दी कि जनाब रूस अपना तेल बेच ले। हत्ता कि ईरान भी अपना तेल बेचे तो अमेरिकन चुप रहते हैं कि ठीक है, बेचने तो इनको तेल, आलमी मंडी के अंदर कीमत तो मुनासिब रहेगी। लेकिन अब रशिया ने बड़ी कार्रवाई कर दी। रूस ने ऐलान कर दिया कि वो 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक, यानी 4 महीने तक वो पेट्रोल नहीं बेचेगा, गैसोलीन नहीं बेचने जा रहा दुनिया को।
اب اس سے کیا ہوگا؟ یہ اور پریشر بڑھے گا، یورپ کے اوپر پریشر بڑھے گا، جو مشرق وسطیٰ ہے اس کے اوپر پریشر بڑھے گا، افریقہ پہ بڑھے گا، اور ساؤتھ ایشیا پہ بہت پریشر بڑھے گا۔ تو یہ جو اعلان کیا ہے رشیا نے، اس سے یورپ کی اور باقی ممالک کی پریشانی بہت بڑھے گی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر دباؤ آئے گا کہ جلد از جلد اس معاملے کو ختم کیا جائے۔ تو ٹرمپ کو ہر طرف سے لپیٹ دیا گیا ہے، ہر طرف سے، اور اب فرسٹریشن ٹرمپ کے بیانات میں نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہاں پہ ایک خبر اور آئی ہے، اور یہ اسحاق ڈار صاحب نے دعویٰ کیا، اور اسحاق ڈار صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا، اور انہوں نے بتایا جی کہ پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ 20 ٹینکر جو ہیں وہ آئل کے وہ گزریں گے، اور ایران نے اجازت دے دی ہے۔ اس کو بڑے اچھے جیسچر کے طور پہ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہو رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو اٹھا کے اپنے اکاؤنٹ سے پوسٹ کر دیا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی بیچارے کی یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اسحاق ڈار جسے پاکستان میں کوئی منہ نہیں لگاتا، ڈونلڈ ٹرمپ اس کا سٹیٹمنٹ اٹھا کے ری پوسٹ کر دیتا ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صورتحال بن چکی ہے۔ اس کو صرف اتنا پتا ہونا کہ یہ آدمی پاکستان میں کیا ہے اور اس کی پاکستان میں کیا حیثیت ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ بیچارہ کس حد تک پریشان ہو گیا۔ اور پاکستانیوں کو تو بڑے آرام سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگر اسحاق ڈار جیسے آدمی کی توثیق کرنی پڑ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، تو ڈونلڈ ٹرمپ کی بیچارے کی اپنی کیا حالت ہوگی۔ اب یہ جو 20 ٹینکرز ہیں، کیا یہ پاکستانیوں کو ملیں گے، یا یہ باقی دنیا کو ملیں گے، یا یہ امریکہ کو ملیں گے؟ اس کا جواب اسحاق ڈار نے نہیں دیا۔ یہ سوال اسحاق ڈار سے اور حکومت سے پوچھا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ حکومت اس کا کوئی نہ کوئی جواب دے گی۔ اگر تو یہ پیٹرول پاکستانیوں کے لیے آ رہا ہے تو پاکستان میں تو بحران ہونا نہیں چاہیے کہ سستا پیٹرول پاکستان کو مل رہا ہے۔ پاکستان تو ایران سے بھی سستا پیٹرول لے سکتا ہے۔ ایران تو ہمیشہ سے کہتا رہا کہ ہم سے آپ پیٹرول خرید لیں، ہم آپ کو سستا پیٹرول دے دیتے ہیں، لیکن پاکستان امریکہ سے ڈرتا رہا ہے۔ اب جب پابندیاں کھلی ہیں، پاکستان کو موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دیکھیں نا، پاکستان کے اندر PSL ہو رہی ہے، انڈیا کے اندر IPL ہو رہی ہے۔ میں نے دونوں کے مناظر نکال کر دیکھے تو پاکستان میں سٹینڈز خالی پڑے ہیں کہ جناب ہم نے PSL کروانی ہے، صرف اپنے چند VIPs کو لا کے ان کو موجے کروا دیتے ہیں، اور عوام کے لیے PSL کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں کہ عوام کرکٹ دیکھنے نہیں آ سکتے۔ ریزن یہ نہیں ہے کہ پٹرول یہ بچا رہے ہیں۔ پٹرول بچانا ہوتا تو یہ 50 گاڑیوں کے قافلوں میں ٹریول کرتے۔ انہوں نے پیسہ بچانا ہوتا تو یہ عیاشی والے 11 ارب کے جہاز خریدتے۔ انہوں نے پیسہ بچانا ہوتا تو یہ MNAs کو جو انہوں نے اتنے بڑے بڑے فنڈز دے دیے ہیں وہ فنڈ ہی واپس لے لیتے۔ پیسہ بچانا مطلب نہیں ہے، یہ پبلک سے چھپنا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت لوگوں میں غصہ بہت زیادہ ہے، اور اس غصے کا یہ سامنا نہیں کر پا رہے، لہٰذا انہوں نے ایک کرکٹ لیگ کے اندر سے ہی فینس کو اٹھوا دیا کہ لوگ آئیں گے، وہ باتیں کریں گے۔ مریم نواز کو لے کر جانا تھا، جیسے مریم نواز کے پاس ووٹ نہیں ہے ویسے ہی کرکٹ PCB کے پاس جو ہے وہ فینز نہیں ہے۔ جب فینز آئیں گے تو وہ بات بھی کریں گے، پولیٹیکلی آزاد لوگ ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ تو یہ ایک پرابلم بھی ہے۔ دیکھیں نا، انڈیا کے اندر IPL میں کراؤڈ بھرا ہوا ہے۔ اب یہ صرف فرامینہ پاکستان کے لیے تو نہیں ہے نا۔ پاکستان اٹھا کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 55 روپے بڑھا رہا ہے۔ انڈیا جو ہے 13 روپے جو ٹیکس لے رہا تھا اس کو کم کر کے ڈیوٹی کو 10 روپے اور کم کر کے 3 روپے کر رہا ہے، یعنی وہ ڈیوٹی کو کم کر رہا ہے کئی گنا۔ پاکستان جو ہے وہ قیمتیں کئی گنا بڑھا رہا ہے۔ انڈیا کے اندر کاروباری زندگی چل رہا ہے، معاملہ ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر نہیں چل رہا، معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت انڈیا میں IPL کے اندر سٹیڈیم بھرے پڑے ہیں، پاکستان میں PSL کے اندر سٹیڈیم خالی ہیں۔ بھئی کیا ریزن ہے؟ اور ایک اور رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ پیٹرول زیادہ خرچ ہو رہا ہے۔ بھئی اچھی آپ نے کفایت جاری شروع کی ہے، سکول بند کر دیے کہ جناب پیٹرول بچانا ہے، وہ پیٹرول پچھلے سال سے زیادہ خرچ ہو رہا ہے۔ کیوں زیادہ خرچ ہو رہا ہے؟ آپ نے افراتفری پھیلا دی، آپ نے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا۔ لوگ پیٹرول زیادہ خریدنا شروع ہو گئے ہیں، لوگ پیٹرول سٹور کرنا شروع ہو گئے ہیں، اس لیے پیٹرول زیادہ چلا گیا۔ اس حکومت کو بالکل قابلیت ہے ہی نہیں، اور لوگوں کو ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، اس لیے لوگ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور سب سے پہلے یہ کیا کام کرتے ہیں؟ کچھ بھی ہو جائے سب سے پہلے یہ سکول بند کرتے ہیں۔ سموک آ گئی، سکول بند کرو، یہ ہو گیا سکول بند کرو، وہ ہو گیا سکول بند کرو، گرمی تھوڑی زیادہ آ گئی سکول بند کرو۔ سب سے زیادہ نفرت نواز شریف کو اور اس کے خاندان کو تعلیم سے، کیونکہ تعلیم اور شعور ان کی موت ہے۔ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور PMLN، ان دونوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی تعلیم حاصل نہ کر لیں کسی طرح۔ اگر یہ تعلیم حاصل کر لیں گے، یہ ایجوکیٹڈ ہو گئے، ان کو شعور آ گیا، تو یہ ہم سے سوال پوچھیں گے اور ہمارے پاس جواب ہے نہیں۔ یاد نا تھوڑے دن پہلے مریم نواز نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا نا
کہ शऊर से पेट नहीं भरता, पेट तो जानवर का भी भर जाता है लेकिन उसे शऊर नहीं होता। तो ये अजीबोगरीब इंसानों को जानवर समझते हैं और जानवर बनाकर रखना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो चीज़ लड़ाई से हासिल नहीं कर पा रहा, वो चीज़ क्या उसे टेबल के ऊपर बैठकर मिल जाएगी? डोनाल्ड ट्रंप के 15 मुतालबात को मैंने आपको पढ़ के सुनाया था, मैंने बड़े गौर से पढ़े और उसके ऊपर मैंने गौर किया कि लड़ाई के मैदान में आप जो चीज़ हासिल ना कर पा रहे हो ना, वो आपको टेबल टॉक में नहीं मिलती। टेबल टॉक में आपको उतना ही मिलता है जितना आपके पास इम्कान होता है कि आप लड़ाई में जीत सकते थे, लंबी लड़ाई में जीत सकते थे, या आपका इत्तेहाद इतना बड़ा होता है कि आप कहते हैं हम दबाव बढ़ा के, जितना आप दबाव डाल लें। लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप दबाव डाल नहीं सका, तो जब दबाव नहीं डाल सका तो फिर वो किस तरीके से इतने बड़े बड़े मुतालबात मनवाएगा? और दबाव डालने के लिए दीगर ममालिक अभी तक डोनाल्ड ट्रंप को मैसर नहीं है, फिर भी वो अपनी फौज इस बहाने पहुंचा रहा है कि कुछ भी करके, कोई फॉल्स फ्लैग करके, सबको इकट्ठा करके ईरान के ऊपर अटैक किया जा सके। बहरीन में काम उल्टा हो गया। जो रजीम तब्दील करना था ईरान के अंदर, इस वक्त मुजाहरे कहाँ हो रहे हैं? अमेरिका के अंदर, मुजाहरे कहाँ हो रहे हैं? इसराइल के अंदर। इसराइल में बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकल आए, लड़ाई शुरू हो गई, पुलिस के साथ झड़पें शुरू हो गई। वो लोग कहते हैं जी हमने यहाँ पे रजीम तब्दील करना, हम नेतन्याहू को नहीं मानते। तो नेतन्याहू ने ईरान का रजीम तब्दील करना था, उसका अपना रजीम खतरे में पड़ गया वहां पे। और अमेरिकन रिपोर्ट कह रही है कि ये बंदा जेल में ही जाएगा जंग के बाद, जो सूरत बन रही है। बहरीन के अंदर जहां से अमेरिका हमले करता था ईरान के ऊपर, वहां पे बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, वहां पे आवाम सड़कों पे निकल आई है और वो मुखालफत कर रही है बहरीन की हुकूमत की पॉलिसी की। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल की लड़ाई से अपने आप को अलग करो और जो अमेरिकी अड्डे हैं वो यहां से निकालो। वो ईरान की हमायत कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर भी यही सूरत हाल है। पाकिस्तान में भी ईरान की हमायत ज्यादा है। बाकी जो अरब ममालिक हैं वहां पे जब आप मुकाबला करते हैं ना ईरान का मुसलमान मुल्कों के साथ, तो शायद ईरान की हमायत कम होगी, लेकिन जब आप मुवाजना करते हैं ईरान का इसराइल और अमेरिका के साथ, तो सबकी हमायत ईरान के साथ ऑटोमेटिकली चली जाती है। ईरान में नाज़रीन अब यूनिवर्सिटियों के ऊपर अटैक शुरू कर दिया है, तालीमी इदारों के ऊपर अटैक किया जा रहा है। सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं ईरान में जिन पे हमला किया गया है अमरीकी और इसराइली अफवाज की जानिब से। अब इसमें जो है वो अमरीकी क़यादत को एक वार्निंग जारी की गई है ईरानी फ़ौज की जानिब से। उन्होंने कहा जी कि काबिज़ अफवाज ने तेहरान में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बमबारी करके एक बार फिर ईरानी यूनिवर्सिटियों को निशाना बनाया है। वाइट हाउस के हुक्मरान जान लें कि अब मगरबी एशिया में मौजूद काबिज़ हुकूमत की तमाम यूनिवर्सिटियाँ और अमरीकी यूनिवर्सिटियाँ जायज़ अहदाफ तसव्वुर की जाएंगी। यानी इसराइल और अमेरिका की तमाम यूनिवर्सिटियाँ जायज़ अहदाफ हैं। जब तक कि तबाहशुदा ईरानी यूनिवर्सिटियों के बदले में उनकी 2 यूनिवर्सिटियों को जवाबी कार्रवाई का निशाना नहीं बना लिया जाता, हम ये करेंगे। अब अंदाज़ा करें कि ईरान ने जो कुछ उसके साथ हुआ ना, उसका उतना ही उसने जवाब दिया। उसने कहा जी आपने हमारी यूनिवर्सिटियां तबाह की, अब हम आपकी यूनिवर्सिटियां तबाह करेंगे और इस खित्ते में आपकी यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे और आपके तालीमी इदारे, अब हम उनको तबाह कर देंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने और हौसियों ने हमले बहुत तेज़ कर दिए और बहुत सारे टैंक इसराइल के तबाह कर दिए हैं। इसराइल के ऊपर एक के बाद एक यलगार की जा रही है। तो ये ईरान के साथ साथ अब वो भी अटैक कर रहे हैं। ईरान ने बड़े खौफनाक हमले किए हैं गुज़िश्ता 24 से 36 घंटों में, और ये लड़ाई कम होने की बजाय बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये बात तो मुझे दुरुस्त नज़र आती है कि अगले 8-10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर 6 तारीख तक इस लड़ाई को समेट के बंद कर दिया गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये लड़ाई फैल गई और मज़ीद हमायती सामने आ गए दोनों जानिब से, तो ये लड़ाई फिर किसी और सिमत चली जाएगी, खुदा न खास्ता, जिसका खुमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त एक और ख़बर ये आई है कि ईरान जो है वो आलमी जौहरी मुआहदे से निकलने पर गौर कर रहा है, और उसकी वजह जो ईरान ने बताई है उनके अपने मीडिया के ज़रिए वो ये है कि ये जो IAEA के लोग आते हैं एटमी असासों के हवाले से चेक करने के लिए, ये जासूसी करते हैं जिसका ईरान को नुकसान हो रहा है। और ईरान इस वजह से, क्योंकि हालत जंग में है, तो इस जौहरी मुआहदे से बाहर निकल सकता है। अगर वो इस मुआहदे से बाहर रहेगा तो किसी भी वक्त वो एटमी धमाके भी कर सकता है। तो ये भी एक ख़तरे की घंटी है जो पूरी दुनिया के लिए बज रही है। 70 के करीब बरतानवी शहरी गिरफ्तार कर दिए गए हैं UAE में, और गिरफ्तारी की वजह यह है कि उन्होंने जो तबाही हुई ईरानी हमलों के नतीजे में, वो तबाही उन्होंने दिखाई है। देखिए, इसराइल है, UAE है, बहरीन है, कुवैत है, सऊदी अरब है, ये तमाम ममालिक सेंसर कर रहे हैं अपने नुकसानात को।
یہ نقصان دکھانے نہیں دے رہے، بلکہ اس کے اوپر انہوں نے بڑی سخت قسم کی سینسرشپ لگائی ہوئی ہے، جبکہ ایران اپنا نقصان بتا بھی رہا ہے اور اپنے مخالفین کا نقصان بھی بتا رہا ہے۔ ایران نے اس لڑائی کو بڑے کرسٹل کلیئر طریقے سے لڑا ہے، جبکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اس لڑائی کو اس طریقے سے لڑا ہے کہ وہ چیزوں کو چھپاتے ہیں، خفیہ رکھتے ہیں۔ ابھی تک ناظرین اتنا ہی، یہاں پہ روک لیتے ہیں اس ویلاگ کو۔ نیکسٹ ویلاگ میں اور انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔